इस तीर्थवटी धरती के करीब हिंदी कविता के यशस्वी श्रोताओं को, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, अगर पूरी दुनिया में इन कवियों का नाम है तो पूरे हिंदुस्तान में अगर श्रोताओं की कहीं बात की जाती है तो वो बालोतरा भी एक शहर है जिनके श्रोताओं की तारीफ हिंदी कवि सम्मेलन में घूमने वाले पिछले 50 साल के कविगणों ने की। हम पहली बार आपके शहर में आए हैं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपको प्रणाम करता हूं और आदरणीय प्रकाश जी की उपस्थिति इस कवि सम्मेलन को निसंदेह एक अनुशासन और एक गरिमा प्रदान करेगी, क्योंकि जिन लोगों को हम नीचे बैठकर सुनते थे आज वो अगर हमें सुनने के लिए बैठे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी कविता की यात्रा के कुछ अच्छे पल उन्हें दे पाएं, ताकि उनका जो यशस्वी कार्य है इस देश में राष्ट्र जागरण का, उसमें कहीं ना कहीं हम भी उनके पाथेय में सहयोगी हों। इस भावना के साथ अब मैं पूरी जनता जनार्दन से एक बार उम्मीद करता हूं कि बालोतरा में कविता सुनने का पुराना संस्कार है। एक बार आप मुझे हाथ ऊपर करके ताली बजाकर बताइए कि अब इस कवि सम्मेलन को शुरू किया जाए। देश के यशस्वी कवि इस मंच पर विराजमान हैं, जिस मंच पर परम श्रद्धेय वेदव्रत वाजपेयी सरी का यशस्वी एक ऐसा भारत माता का अमर गायक बैठा हो, जिसकी वाणी पर सरकार से लेकर उन तमाम गुंडों ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी, जैसा आमतौर पर राष्ट्रवादियों के साथ होता है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता की तालियों की ताकत थी कि वेदव्रत वाजपेयी आज भी आपके बीच हैं, और वेदव्रत वाजपेयी उस झाड़ में लगा हुआ फल है जहां पर राष्ट्रवाद के संस्कार खून में दौड़ाए जाते हैं। स्वर्गीय छैल बिहारी वाजपेयी बाण लखनऊ के एक महाकवि हुए, जिन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये कहने की हिम्मत दिखाई कि देखते ही देखते गवाया गया बंग और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पर अपना तिरंगा लहराया भी गया नहीं, और रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंधु किंतु कभी मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। हिंदुस्तान के उन अनुत्तरित प्रश्नों के ऊपर उंगली रखने की हिम्मत जिनके पिता ने की, आज उस वंशवाही पीढ़ी का एक ऐसा यशस्वी कवि जिसका किसी कवि सम्मेलन में होना ही उस भगवा पताका को एक नई ऊर्जा देता है, जिसको ऊर्जा देने के लिए आप अपना पूरा जीवन लगाए हुए हैं। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर भाई वेदव्रत वाजपेयी का अभिनंदन करे, जिनका आज की शाम हम यशस्वी काव्य पाठ सुनने वाले हैं। उनके ठीक पास उनकी जोड़ीदार एक ऐसे हास्य रस के हिमालय, जिनका नाम ही अपने आप में हास्य का विषय। जैसे आपने संगीतकारों में सुना हो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, वैसे ही एक कवि है जिसके नाम से ऐसा लगता है कि 2 कवि एक साथ आए होंगे, यानी कि एक के साथ एक फ्री। उनका नाम है सुरेंद्र यादवेंद्र, जो 12 हाड़ौती से आपके लिए मंगाए गए हैं। बाकी सब कवि बुलाए जाते हैं, वो मंगाए जाते हैं। 2.5 कुंटल के हुआ करते थे, बाबा रामदेव का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ कि आजकल 1.25 कुंटल के हैं, और यही उनके लिए आनंद का विषय है। घर में भी ठाकों की भरपूर भरमार रहती। आज तो हमारी भाभी जी खुद साथ में आई हैं। पिछले दिनों इनके घर में चोर घुसी आया, इन्होंने कुछ नहीं किया, चोर को पकड़ा और उस पर बैठ गए और बेटे से बोला जा पुलिस वाले को बुला ला। तो बेटे ने घर में पहली बार चोर देखा तो हड़बड़ा के चप्पल ढूंढने लगा। चोर ने कहा क्या कर रहा है? बोले चप्पल ढूंढ रहा हूं। बोले चप्पल चाहे तो मेरी पहन जा, लेकिन पुलिस को जल्दी बुला ला, वो बाद में मारेगी, ये भजन से मार देगा। कविवर सुरेंद्र यादवेंद्र इस देश में हास्य रस के उस कवि का नाम है जिसका किसी महफिल में होना यानी ठहाकों का होना है। और मित्रों, आज के समय में तनाव देना बहुत कठिन सरल काम है, आपके तनाव को कम करके ठहाकों में तब्दील करना बड़ा काम है। वो शारीरिक रूप से थोड़े से अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी बजी हुई तालियां उनके स्वास्थ्य को भी ठीक करेगी और उनके मन को भी आपको हंसाने लायक बनाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस देश के बहुत लोकप्रिय कवि भाई सुरेंद्र यादवेंद्र जी का आप अभिनंदन करें। उनके ठीक पास मेरे बचपन के कविता के मित्र भाई संदीप शर्मा बैठे हैं, जिन्हें पहली दृष्टि में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी मंद बुद्धि के बालक यहाँ पर विराजमान है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आगरा का कोई पेशेंट आपने बुला लिया है। लेकिन जो आगरा में भी ठीक नहीं हुआ, जो रांची में भी ठीक नहीं हुआ, वो हमारे मध्य प्रदेश के उस शहर से आता है जिस शहर की चर्चा पूरी दुनिया में बसंत पंचमी के समय होती है। धार से हमारे बीच आए भाई संदीप शर्मा हास्य रस के एक अद्भुत हस्ताक्षर हैं, और उनका अपना एक तरीका है बात कहने का, उनका अपना एक सलीका है बात करने का। ठहाकों के वो जादूगर हैं, हमारी नई पीढ़ी में सबसे लोकप्रिय कवियों में वो
शुमार है पूरे देश के अंदर। नाम उनका संदीप शर्मा है, जाति से 24 कैरेट के ब्राह्मण हैं और इतने आत्मविश्वासी ब्राह्मण हैं कि अगर किसी जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दे तो वो आपको दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। मैं चाहता हूं एक बार संदीप शर्मा के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो आज की शाम हमारे साथ हैं। धार्म के दो ही लोग बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, एक राजा भोज और दूसरा गंगू तेली। राजा भोज का तो मुझे पता नहीं, अब बहुत दिन हो गए उन्हें नहीं रहे, लेकिन संदीप जी को देखकर ऐसा लगता है कि गंगू तेली अभी भी है। उनके ठीक पास भाई शैलेश शेलू, प्रतापगढ़ राजस्थान का ये पैरोडीकार। आपने शैलेंद्र के गीत बहुत सुने होंगे राज कपूर की फिल्मों में, लेकिन फिल्मी गीतों के माध्यम से प्रतिगीत बनाकर राजनीति में काम करने वाले नेताओं के चरित्र का पोस्टमार्टम अगर पैरोडियों के माध्यम से आपको सुनना हो, और कई सामाजिक सरोकार की पैरोडियां इस नौजवान कवि के पास है, वो पहली बार इस अंचल में आया है। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इस नौजवान कवि का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करे, उनका सत्कार करे। आदरणीय अनामिका अंबर जी, जिनके दर्शन लाभ आप ले ही रहे होंगे, मुझे आपके चरित्र पर पूरा भरोसा है कि आप उनका दर्शन लाभ स्क्रीन के माध्यम से भी प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन मैं अनामिका जी से कहूंगा कि वो खड़ी होकर एक बार आपका अभिवादन करें। मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आई। इनका जन्म ललितपुर में हुआ है और ये मेरठ में ब्याही गई हैं। ब्याहने पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि आपको लग जाए कि प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है, वरना कई उम्मीदवार लालायित हो जाते हैं। अनामिका अंबर देश की वो कवित्री है जो तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से आपके हृदय पटल तक पहुंची होंगी, लेकिन आज बालोतरा में वो सशरीर आपसे मुखातिब होने जा रही हैं। उनकी कविताएं आपसे जुड़ने जा रही हैं। वो कई रस की कविताएं लिखती हैं, वो श्रृंगार की भी लिखती हैं और मेरठ की क्रांति धरा में रहती हैं, इसलिए अंगार की भी लिखती हैं। और जब दोनों नहीं सुनी जाती है तो कई बार वो भंगार की भी सुना देती हैं। तो उनके पास पूरा कवि सम्मेलन है और हमारी बाद की पीढ़ी की सबसे लोकप्रिय कवित्री हैं और हमसे सबसे उम्र में छोटी हैं, इसलिए हम उन्हें अतिरिक्त स्नेह भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी छोटी प्यारी बहन आदरणीय अनामिका अंबर के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उनका अभिनंदन करें, क्योंकि वो हमारी इस आदि आबादी का प्रतिनिधित्व इस मंच पर करती हैं। उनके ठीक पास एक कवि ऐसा रखा हुआ है जो कोटे का कवि है। ये अच्छी सुनाएगा तो आपको ताली बजाना है, वरना आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जो भी बिगाड़ना था भगवान ने ऊपर से ही बिगाड़ के भेजा है। अभी जब वो मंच पर चढ़ा तो आपने उसकी मस्तानी चाल देखी ही होगी। वो हमारा मंच का मिथुन चक्रवर्ती है। नाम उसका है बलवंत बल्लू। नाम से ही लगता है कि किसी गुंडे को बुला लिया है, और देख लो तो ऐसा लगता है। कई बार तो कई थाने की पुलिस इसे अपने वहाँ के लोगों के फोटो से चेक करती कि कहीं उनमें से तो नहीं बैठा है मंच पे, लेकिन ये हास्य रस का कवि है। केसरिया जी से आया है, तीर्थ स्थान से आया है, और तीर्थ स्थान से आए हुए कवि का तीर्थ स्थान के करीब बैठकर कैसा सत्कार होना चाहिए। भाई बलवंत बल्लू हमारे बीच हैं, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उनका भी अभिनंदन करिए। हमारे कुछ ही समय पश्चात देश के बहुत लोकप्रिय गीतकार, बहुत लोकप्रिय मंच संचालक हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुमार विश्वास कुछ ही समय पश्चात आपके बीच आने वाले हैं। आइए, मैं कविता की यात्रा शुरू कराने की जिम्मेदारी मुझे दी है आदरणीय प्रकाश भाई ने, मैं वो जिम्मेदारी का निर्वहन थोड़ा सा करना चाहता हूँ। कविता आपने देश के तमाम लब्ध प्रतिष्ठित कवियों से इस मंच से सुनी है। बालोतरा में ऐसा कोई देश का कवि नहीं है जो यहाँ नहीं आया है, और जो नहीं आया है, जिसका माल बालोतरा में बिका, वही पूरे देश के कवि सम्मेलनों में टिका। तो आज हम 2-3 कवि पहली बार बालोतरा आए, तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी कविताएं आप तक पहुंचा पाएं। कवियों को आपने बहुत सुनाए, मैं कविता की परिभाषा 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं, और कहीं कविता आप तक पहुंच जाए तो फिर मैं आपका समग्र पूरे सदन की तालियों से तय करूंगा कि आज बालोतरा का कवि सम्मेलन का भविष्य क्या होने वाला है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। हिंदी कविता के बारे में ऐसा कहा गया है कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई। स्वामी विवेकानंद जी की शारद शती समारोह के अंतर्गत होने वाले 9 संवत्सर के इस कवि सम्मेलन में हिंदी कविता की परिभाषा की 4 पंक्तियां आपके हृदय तक पहुंच जाए तो उन महान आत्माओं को याद करिएगा जिन्होंने इतना स्वर्णिम भारत हमारे हाथों में सौंपा था, और यह भी याद करिएगा कि हमने उसे किन स्थितियों में पहुंचा दिया है। कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है,
ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। और आज वो कविता इन समर्थ कहारों के कंधे पर चढ़कर आपके बीच अपना दर्शन और अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करना चाहती है। हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन प्रकाश जी दो प्रकार के हो गए हैं। एक में कविताएं होती हैं और कविताओं के नाम पर वो सब कुछ होता है जो शायद बाधित है। लेकिन ये आज का एक कवि सम्मेलन इसलिए धनी है कि यहाँ पर कवि सम्मेलन वाले लोग भी हैं और कविता वाले लोग भी हैं। यहाँ वो लोग बैठे हैं जिनको 3-3 पीढ़ियों से कविता के संस्कार खून में प्राप्त हुए हैं। इसलिए इतनी प्यारी धरती पर बैठकर हिंदी कविता की यात्रा शुरू की जाए, उसके पहले माँ से प्रार्थना करते हैं जो हम सबकी अध्यष्टि देवी है, जिसकी प्रार्थना से, जिसकी वंदना से, जिसकी कृपा से हमारी कलम को वो सामर्थ्य प्राप्त होता है, हमारी वाणी को वो शौर्य प्राप्त होता है। उस माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं जिस माँ सरस्वती की प्रार्थना पर इस देश के कुछ शिक्षा मंत्री सम्मेलनों से बाहर भगे थे। उन्होंने कहा था कि ये धर्म विशेष की मात्र वंदना है। मैं आज माँ सरस्वती की वंदना नाकोड़ा भैरव के बहुत करीब खड़े होकर, ब्रह्मा जी के मंदिर के बहुत करीब खड़े होकर, स्वामी विवेकानंद जी का चित्र जहां पार्श्व में लगा है वहां पर खड़े होकर केवल माँ से आज की शाम ये प्रार्थना करना चाहता हूं और हमारे मंच की सबसे छोटी कलम, सबसे लाडली बेटी को ये जिम्मेदारी देता हूं कि वो माँ की वंदना करके आज की इस यशस्वी शाम की शुरुआत करे। लेकिन माँ से केवल इतना निवेदन हम सब, आप सब करना चाहते हैं। चौथी पंक्ति अगर आपके मन की हो तो मुझे बताना कि स्वामी विवेकानंद के विचार को पुष्ट करने वाले कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। माँ से आज की शाम हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि वीणा वादिनी, हमारी प्रार्थना यही है बस, प्राणियों में व्याप्त सद्भावना संदेश हो, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो जगदम्ब, रंच मात्र भी न कहीं काली माँ कलेश हो। माँ में आप का हूं और आप हैं हमारी मात, आपकी कृपा माँ इस पुत्र पे हमेश हो। वो प्रार्थना है जब जब मुझको मिले माँ जन्म, यही मेरी मातृभूमि यही मेरा देश हो। आइए इस संकल्प के साथ आज बालोतरा के इस कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं। ये जो सफेद ड्रेस में, जो यूनिफॉर्म में जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, आज पुलिस नहीं दिख रही तो आप ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस कपड़े बदल के खड़ी हो गई हो। आप भी स्थान ग्रहण कर लीजिए क्योंकि आप सब व्यवस्थित हो गए हैं और पुलिस वाले तो दिख नहीं रहे। इसका मतलब है कि अच्छे लोगों का कार्यक्रम है, वरना तो कवि सम्मेलनों में पुलिस इतनी होती है जितने श्रोता कम होते हैं। आप तो अच्छे लोग हैं, परंपरागत कवि सम्मेलन है। अभी हम एक कवि सम्मेलन में गए, वहाँ मुश्किल से 1000 श्रोता और 1000 श्रोताओं पे 1000 पुलिस और उन 1000 पुलिस वालों पे 1500 महिला पुलिस। तो मैंने एसपी से पूछा, मैंने कहा ये क्या व्यवस्था है, 1000 तो श्रोता 1000 पुलिस वाले। बोले पुलिस वाले इसलिए कहीं ये श्रोता नहीं भग जाएं। और मैंने कहा पुलिस वालों के पीछे महिला पुलिस क्यों लगाई? बोले कहीं पुलिस वाले नहीं भग जाएं। तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इसलिए एक बार दोनों हाथ से ताली बजाकर देश की लोकप्रिय युवा कवित्री आदरणीय अनामिका अंबर से हम निवेदन करें कि वह आए और माँ की वंदना करके आज की यशस्वी शाम की शुरुआत करें। आदरणीय अनामिका अंबर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी माँ वीणा पाणी, माँ शारदे, माँ सरस्वती का आवाहन करें, उन्हें स्थापित करें, उनसे अनुमति लें कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। मेरे शब्द सुमन और आपके भाव दोनों मिलकर आइए माँ वीणा पाणी का आवाहन करें, उनकी वंदना करें। मैं प्रारंभ करती हूँ। सभी कलमकारों की तरफ से माँ वीणा पाणी से प्रार्थना करती हूँ, सुनिएगा। शब्दों में खनक, वाणी में झनकार दे दो माँ, शब्दों में खनक, वाणी में झनकार दे दो माँ, शब्दों में खनक, वाणी में झनकार दे दो माँ।
सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो माँ, ये मन हो शांत मुझको सद्विचार दे दो माँ, ये मन हो शांत मुझको सद्विचार दे दो माँ, सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो माँ। शब्दों में खनक, शब्दों में खनक, वाणी में झनकार दे दो माँ। सभी कवियों की तरफ से प्रार्थना करती हूँ। तुम सुर स्वरों की देह हो, सृष्टि की प्राण हो, तुम सुर स्वरों की देह हो, सृष्टि की प्राण हो, सरगम है तुमसे तुम ही बांसुरी की तान हो, सरगम है तुमसे तुम ही बांसुरी की तान हो। इस कंठ को स्वरों का अधिकार दे दो माँ, इस कंठ को स्वरों का अधिकार दे दो माँ, सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो माँ, ये मन हो शांत मुझको सद्विचार दे दो माँ। शब्दों में खनक, वाणी में झनकार दे दो माँ, सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो माँ। शब्दों में खनक। सबकी तरफ से प्रार्थना करती हूँ, जितने कलमकार यहाँ बैठे हैं, विद्वत्तजन यहाँ बैठे हैं, साहित्य प्रेमी यहाँ बैठे हैं, माँ वीणा पाणी से मांगती हूँ, मिल जाए मुझे वो कलम जो सच कहे सदा, मिल जाए मुझे वो कलम जो सच कहे सदा, भावों को मिले नेह समर्पण की संपदा, भावों को मिले नेह समर्पण की संपदा। अपनी वीणा का मुझको भी एक तार दे दो माँ, अपनी वीणा का मुझको भी एक तार दे दो माँ, सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो माँ, ये मन हो शांत मुझको सद्विचार दे दो माँ। शब्दों में खनक, वाणी में झनकार दे दो माँ, सबको दिया